हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 5 इंडिगो कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 में इसका बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडिगो का मतलब होता है नील का पौधा। और यहाँ पर ये जो एक्सर्प्ट है यह गांधी जी की एक बुक से लिया गया है जो कि लुईस फिशर के द्वारा लिखी गई थी। होता क्या है कि गांधी जी एक अधिवेशन में जब जाते हैं तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान होते हैं, वो इनसे मिलने आते हैं, जो कि इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं लेकिन दृढ़ निश्चयी होते हैं। जब मिलने आते हैं तो इनसे बोलते हैं गांधी जी से कि आप चंपारण चलिए। इसके पहले कभी भी गांधी जी ने चंपारण का नाम नहीं सुना था और वहाँ पर जाने से मना तो कर देते हैं गांधी जी कि मुझे बहुत सारे काम हैं और बहुत जगहों पर जाना है, लेकिन इनका दृढ़ निश्चय देखकर, उनकी स्टोरी सुनकर गांधी जी एग्री हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर जाने के बाद में वो राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं और कई वकीलों से मिलते हैं और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं कि यहाँ पर समस्या इनको क्या है, इन किसानों को क्या समस्या है, वो राजकुमार शुक्ला क्यों आए हैं। तो वहाँ पर जाने पर इनको पता चलता है कि अंग्रेज़ वहाँ पर जो जमींदार हुआ करते थे इन किसानों की खेती के, यानी इन किसानों की जो खेती हुआ करती थी वह जमींदारों का अधीन हुआ करती थी। और जमींदार इनसे क्या करते हैं, जो भी ये उसमें उपजाऊ भूमि में जो भी फसल बोते थे उसमें इनको 15% पर नील की खेती करनी होती थी। यानी जो नील की खेती होती है 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जितनी भी एक किसान के पास ज़मीन है उसमें से 15% शेयर जो है इन जमींदारों को देना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको प्राधान्य दी जाती है, उनके साथ अन्याय होता है। तो इस से परेशान थे, लेकिन सभी किसान ये काम कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ और समस्या आ गई थी, जैसे कि सिंथेटिक नील यानी कि कृत्रिम नील बनना प्रारंभ हो गई थी। सभी किसानों से साइन करवा लिए थे कि हम आपको 15% से मुक्त करने वाले हैं, लेकिन 15% से मुक्त करने के लिए आपको कुछ हमें मुआवजा देना होगा। तो उल्टा किसानों से उन्होंने मुआवजा ले लिया और साइन करवा लिया, उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया, लेकिन कुछ किसान इसके खिलाफ थे। तो इस तरह से आंदोलन की शुरुआत होती है और वहाँ पर गांधी जी जाते हैं, पूरी खोजबीन करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं। फिर वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा इनको धमकी दी जाती है कि आपको जाना है, लेटर दिया जाता है, लेकिन ये फिर भी नहीं जाते हैं। तो नहीं जाने के संदर्भ में इनको जो है कोर्ट में बुलाया जाता है। अब कोर्ट में बुलाए जाने पर पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि सभी किसान अपने हीरो यानी नायक को देखने आते हैं जो कि गांधी जी होते हैं। तो वहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर गांधी जी उस भीड़ को जो है कंट्रोल करते हैं और तब इनको पता चलता है कि अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, हमारे खिलाफ़ भी जो है लोग खड़े हो सकते हैं, हमारी ताकत के खिलाफ़ भी। तो यहाँ पर इतना हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। और उसके बाद में वहाँ पर कंट्रोल करने के बाद में कोर्ट में क्या होता है वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। प्रोटेस्टेड का मतलब विरोध करना। तो गांधी जी ने जो देरी हुई उसका विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गिल्टी यानी दोषी या अपराधी, और प्लीडिंग यानी स्वीकार करना। तो गांधी जी ने एक बयान पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, और उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इन्होंने अपने आप को दोषी माना। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। वह इसमें शामिल थे, उन्होंने ऐसा कोर्ट से कहा। क्यों शामिल थे? इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्यों के संघर्ष के कारण। कर्तव्य के संघर्ष से क्या मतलब है, यानी जब आपके सामने 2 कर्तव्य या 2 से अधिक कर्तव्य आ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता किसको मानना है किसको नहीं मानना है, उसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ कहेंगे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो वह नियम तोड़ने के गलत उदाहरण नहीं बनना चाहते थे कि नियम तोड़ने वाले हो गए गांधी जी, एक तरफ तो ऐसा नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। और दूसरी तरफ उनके सामने मानवतावादी और राष्ट्रीय सेवा थी। फार विच ही हैड टू कम, जिसको वो करने के लिए आए थे। रेंडर यानी जिस सेवा को करने के लिए वो आए थे, ये दोनों चीज़ थी उनके सामने। पहले तो एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे कि कानून तोड़ दिया, और दूसरी तरफ मानवतावादी और राष्ट्रीय सर्विस जिसके लिए आए थे। इस कारण से वह इसमें इन्वॉल्व हो गए, मतलब उनको समझ में नहीं आया करना क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था ऑर्डर मानने से। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसलिए उन्होंने जो ऑर्डर दिया था कि आपको तुरंत जाना है यहाँ से, उसकी इन्होंने डिसरिगार्ड यानी अवहेलना कर दी कि मैं नहीं जा रहा हूँ। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। नॉट फॉर वांट का मतलब होता है कमी के लिए नहीं। जो लॉफुल अथॉरिटी है यानी जो जो नियम बनाती है, जो अधिकार, जो वैध अधिकार बनाती है, उनके सम्मान की कमी के लिए ऐसा नहीं किया इन्होंने। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। परंतु जो हमारे अस्तित्व और बीइंग यानी हमारे अस्तित्व के ऊपर भी कोई कानून है उसका पालन करने के लिए, और वह कानून क्या है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस यानी हमारे अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसका पालन करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने पेनल्टी यानी जुर्माने के लिए पूछा कि कितना जुर्माना है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रेसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। वो मजिस्ट्रेट है, वह अनाउंस करते हैं, वह बताते हैं कि वह जो फैसला सुनाएंगे
सेंटेंस प्रोनाउंस सेंटेंस यानी जो फैसला सुनाने वाले हैं वो 2 घंटे के ब्रेक के बाद सुनाएंगे, आफ्टर 2 आवर रेसेस यानी ब्रेक के बाद। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और 120 मिनट के लिए यानी इस 2 घंटे के लिए बेल लेने के लिए गांधी से कहते हैं। गांधी रिफ्यूज, गांधी मना कर देते हैं। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो जज जो है उनको बिना बेल के ही रिलीज़ कर देते हैं। मतलब अब वो मना कर देते हैं कि नहीं मुझे बेल नहीं लेना है, तो वो बोलते हैं कि यूँ ही तुम चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं बेल की तुम्हें। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, यानी जब कोर्ट को फिर से इकट्ठा किया जाता है, फिर से बुलाई जाती है, रिकन्वेंट किया जाता है, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज यहाँ पर कहते हैं कि वह अपना जो जजमेंट है, अपना फैसला जो है वह कई दिनों तक नहीं सुना पाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन द लिबर्टी, तो इसी बीच जो है गांधी को जो है स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाए, इसके बीच में उनको किसी प्रकार से तंग नहीं किया जाए, ऐसा जज के द्वारा कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। यहाँ पर अब राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू और मौलाना मुजहरुल हक और कई और भी जो प्रमुख लॉयर्स थे, प्रोमिनेंट प्रमुख जो वकील थे, वो आ जाते हैं बिहार से। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से भेंट की या मुलाकात की। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी यहाँ पर पूछते हैं कि यदि उन्हें जेल भेज दिया जाता है या फिर जेल भेजने की सज़ा सुनाई जाती है, सेंटेंस यानी सज़ा सुनाना, तो इनको जेल भेजने की सज़ा सुनाई दी जाती है, तो वे सभी क्या करेंगे, ऐसा गांधी जी उनसे पूछते हैं। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, जो सीनियर यानी जो वरिष्ठ वकील होते हैं वो जवाब देते हैं कि क्यों, मतलब जेल क्यों भेजा जाएगा। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, वे सभी यहाँ पर उनको एडवाइस एंड सलाह देने आए थे, उनकी मदद करने आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, और यदि ऐसा होता है कि सज़ा सुनाई जाती है, उनको जेल भेजा जाता है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको सलाह देनी होगी। ये तो सलाह देने आए थे गांधी जी को, अब जब सलाह देने के लिए कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं, नोबडी टू एडवाइस, देन दे वुड गो होम, तो वे सभी का घर चले जाएंगे, ऐसा यहाँ पर सीनियर लॉयर रिप्लाई करते हैं। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रोपर्स, गांधी डिमांडेड, यहाँ पर गांधी डिमांड करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि जो बटाईदार होते हैं उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसका क्या, मतलब हम सब इतने दिन तक लड़े, हमने वार्तालाप करी, जानकारी निकाली, इन सब का क्या। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, जो वकील है वह कहाँ चले जाते हैं, वह परामर्श करने के लिए चले जाते हैं, विड्रू टू कंसल्ट करने परामर्श करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशोट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, तो जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं वह जो उनका परामर्श होता है, जो निष्कर्ष निकलता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी उनका परामर्श करने के बाद में क्या जो है निष्कर्ष निकला है उसको वो बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने मतलब ऑन द रिकॉर्ड लिख लेते हैं, उस टाइम पर रिकॉर्डिंग वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट्स, वे सोचते हैं कि हम सभी के बीच में गांधी जी पूर्ण रूप से क्या है, एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है, क्योंकि हम सब तो किसानों के लिए, हक के लिए लड़ ही रहे थे। बाहरी व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति कौन, यहाँ पर गांधी जी है। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, और जब वह व्यक्ति जेल जाने के लिए तैयार थे, फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट्स, यानी जो किसान हैं उनके हक की लड़ाई करने के लिए एक अजनबी व्यक्ति जेल जाने को तैयार थे। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीसेंट्स, और यदि वे ऐसा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर ना केवल हम, नॉट ओनली रेसिडेंट, हम ना केवल यहाँ के एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट यानी आसपास के ज़िलों के निवासी हैं, बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड, बल्कि हम इन किसानों की सेवा करने के लिए, यानी इनके लिए हम लड़ते आए हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके केसेस हमने लड़े हैं, और हम दावा करते हैं कि हम आपका साथ देंगे, और आसपास के ज़िलों के निवासी भी हैं साथ में। शुड गो होम, यदि हम घर चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिजर्सन, तो इससे शर्म भरा परित्याग या शर्म की बात नहीं होगी। डिजर्सन का मतलब होता है परित्याग, तो इससे शर्म की बात नहीं होगी कि वह तो एक अजनबी व्यक्ति है और हम तो आसपास के ज़िलों के निवासी हैं। न केवल इतना ही, हमने किसानों के सर्व करने के लिए हम दावा करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, और यदि हम घर चले जाते हैं तो यह बहुत ही शर्म की बात होगी। ऐसा ही आपस में विचार करते हैं, क्योंकि कंसल्ट करने के लिए, परामर्श करने के लिए गए हुए थे। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और तदानुसार यानी इसके बाद में ये फिर से गांधी के पास आते हैं। एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और वे उनसे कहते हैं कि वह उनके साथ जेल जाने के लिए उनके पीछे पीछे तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, तो जो चंपारण का जो युद्ध है वह जीता जा चुका है।
ही एक्सक्लेम्ड, वो ऐसा कहते हैं, समझाते हैं। गांधी ऐसा कहते हैं कि हमने मान लीजिए कि चंपारण का जो युद्ध है वो जीत लिया है। देन ही टूक अ पीस ऑफ अ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज द कोर्ट अरेस्ट। इसके बाद में वह पेपर के कुछ पीस लेते हैं, टुकड़े लेते हैं और इनको ग्रुप में अलग अलग जोड़ों में डिवाइड कर देते हैं। इनटू पेयर्स यानी उन पेपर के टुकड़े लेकर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और पुट डाउन द ऑर्डर, और उनको नीचे डाल देते हैं और उस ऑर्डर को समझाते हैं कि किस तरीके से जो है कोर्ट अरेस्ट किया जाएगा, कैसे हमें अरेस्ट किया जाएगा अलग अलग ग्रुप में, ऐसा समझाते हैं। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद में, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, यानी एक लेटर प्राप्त होता है जिसमें लिखित में मजिस्ट्रेट के द्वारा जानकारी दी जाती है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है कहाँ के, इस प्रांत के, उन्होंने इस केस को ड्रॉप यानी बंद करने का आदेश दिया है। सिविल डिसओबीडियंस हेड ट्रियम्फ्ड, ट्रियम्फ्ड का मतलब यहाँ पर होता है विजय होना, और सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा की जो है विजय हो चुकी थी, जीत हो चुकी थी। द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, और ऐसा आधुनिक इंडिया में पहली बार हुआ था, आधुनिक भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि सविनय अवज्ञा की यहाँ पर विजय हो चुकी थी, यानी इन्होंने शांतिपूर्ण जो भी किया था उसकी यहाँ पर जीत हो चुकी थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। फार फ्लंग इंक्वायरी यानी गहराई से इंक्वायरी, और ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायत है। तो गांधी और जो उनके वकील थे वह किसानों की जो शिकायतें थी उनकी इंक्वायरी गहराई से करने में जुट गए थे। प्रोसीडेड टू कंडक्ट, आप सभी जो भिड़ गए थे गहराई से इंक्वायरी करने के लिए कि किसानों को क्या क्या शिकायतें हैं। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीसेंट्स वर रिटन डाउन्स, और 10,000 किसानों के द्वारा लिखित में बयान दे दिए गए थे, लिखित में जानकारी जो है जमा कर दी गई थी, दे दिए गए थे। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, दूसरे जो सबूत थे उनके नोट्स बना दिए गए थे। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर लिए गए थे। द होल एरिया थ्रोप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और जो पूरा एरिया है या पूरा जो क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र है, वह इनके जो क्रियाकलाप थे, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, जो खोजबीन करने वाले जो भिड़े हुए थे गांधी जी वकील वगैरह, तो पूरा जो एरिया वह थ्रोप्ड हो चुका था, थर्रा चुका था, जोरदार तरीके से कार्य वहाँ पर चल रहा था। एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार थे, उनका भी जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। ये इनके काम में लगे थे और जो लैंडलॉर्ड होते थे वो अपने प्रोटेस्ट करने में लगे थे। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। इसके बाद जून के महीने में गांधी जी को जो है सर एडवर्ड गेट, जो उपराज्यपाल है, उनके द्वारा इनको बुलाया जाता है गांधी जी को। बिफोर इवेंट ही मीट, जाने के पहले वह मिलते हैं किनसे, लीडिंग एसोसिएट्स, एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा बुलाया जाता है, उपराज्यपाल जो कि सर एडवर्ड गेट होते हैं। अब उनसे मिलने जाने के पहले गांधी क्या करते हैं कि अपने जितने भी लीडिंग एसोसिएट्स होते हैं, प्रमुख जो सहयोगी होते हैं, और उनसे मिलकर अपनी एक योजना बनाते हैं सविनय अवज्ञा की, यदि वे फिर से वापस नहीं आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की, और डिटेल प्लान यानी फिर से पूर्ण रूप से एक अच्छी सी योजना बनाते हैं यदि ये फिर से वापस लौटकर नहीं आते हैं। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट्स गवर्नमेंट हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो सेरिब्रोपस सिचुएशन। अब गांधी के यहाँ पर 4 लंबे साक्षात्कार हुए, इंटरव्यूज हुए। प्रोटेक्टेड का मतलब यानी लंबे, और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, किनके साथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के साथ में। हु एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ कि एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया गया, अपॉइंट किया गया ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो, और जो नील की खेती करने वाले जो बटाईदार थे उनकी जो स्थिति थी उसके बारे में जानने के लिए एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया गया। इंक्वायरी करने के लिए वही कि इसकी खोजबीन की जाए कि आखिर क्या स्थिति है इंडिगो सेरिब्रोपस की, उसके ऊपर एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया गया। यह परिणाम हुआ इन 4 लंबे इंटरव्यूज़ का। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट्स। और जो कमीशन, ऑफिशियल कमीशन बनाया गया था, इस वार्तालाप यानी इतनी लंबी चौड़ी जो साक्षात्कार गांधी जी के साथ हुआ, इस कमीशन में कौन कौन थे, इसमें लैंडलॉर्ड्स थे यानी जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी गवर्नमेंट अधिकारी लोग थे, और गांधी जी भी थे। इसमें एक अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि किसानों की तरफ से थे, यानी किसानों की तरफ से अकेले गांधी जी थे, क्योंकि उनकी बात रखने वाले भी अकेले यही रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स।
तो गांधी जो है चंपारण में प्रारंभिक निरंतर अवधि तक रहे, लगभग 7 महीनों की। अनइंटरप्टेड पीरियड यानी लगातार किसी प्रकार से इसमें कोई रुकावट नहीं हुई, ऐसे प्रारंभिक 7 महीनों तक ये रहे। और उसके बाद कई जो है अनेक छोटी विजिट्स होती रही। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड peasants in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। और जो है विजिट है यह अंडरटेकन कैजुअली यानी लापरवाही का परिणाम थी। यह विजिट कैसे हुई थी? एक लापरवाही से हुई थी। कैसे? द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेशेंट, एक जो अनपढ़ किसान होता है उसके रिक्वेस्ट पर, इंट्रीटी का मतलब होता है उसके रिक्वेस्ट पर जो है गांधी जी को यहाँ पर आना पड़ा। इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, इस उम्मीद से कि यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद से यहाँ पर आना पड़ा था। तो यह इसी लापरवाही का दुष्परिणाम था यह विजिट, कि एक अनलेटर्ड पेशेंट के द्वारा इनको बुलाया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है इस उम्मीद से कि यह कुछ ही दिनों तक चलेगा, आप आ जाइए थोड़े दिनों के लिए। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधी लाइफ, ऑक्यूपाइड का मतलब कब्जा करना होता है। तो लगभग 1 साल जो गांधी जी के जीवन का था उस पर यहाँ पर कब्जा हो चुका था, पूरा 1 साल उनको यहीं पर बिताना पड़ा। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीसेंट्स। एक आधिकारिक इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाती है किनके ऊपर? जो बड़े प्लांटर्स होते हैं, बड़े बागान मालिक होते हैं उनके खिलाफ। और एक क्रशिंग माउंटेन यानी कुचला हुआ सबूतों का एक पहाड़ इनके सामने आ जाता है। क्रशिंग माउंटेन, कुचला हुआ पहाड़ किसका? सबूतों का इनके सामने होता है, बड़े प्लांटर्स के सामने, और इनके विरुद्ध होता है। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब वह इस सबको देखते हैं तो सैद्धांतिक रूप से, इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से रिफंड देने के लिए यह मान जाते हैं कि हम किसानों को रिफंड दे देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, परंतु हमें कितना यहाँ पर चुकाना होगा, यह सवाल था। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांडेड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर कॉपर्स। वे सोचते हैं कि अब जो है पूरा पेमेंट करने की डिमांड रखी जाएगी, कि अब हमें पूरा पेमेंट करना होगा, क्योंकि ये पूछते हैं कितना पेमेंट हमें देना है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि पूरा पेमेंट हमें देना होगा। कौन सा पेमेंट? द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सटॉर्टेड, ऐसा धन यानी ऐसा पैसा जो कि इन्होंने किसानों से कैसे लिया था? धोखे से लिया था और जबरन, डिसाइडफुली एंड जबरन वसूली की गई थी फ्रॉम द शेयर ग्रोवर्स, वही किसानों से। ही आस्क्ड ओनली 50%, तो अब यहाँ पर गांधी ने 50% अमाउंट ही मांगा। देयर ही सिम्ड एडामेंट, और एडामेंट यानी यहाँ पर ऐसा लग रहा था हमको देखकर कि अटल रहेंगे अब इनकी बात पर कि 50% से कम नहीं होगा। राइट्स रेवरेंड जेजेड होज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। और ऐसा रेवरेंड जेजेड होज एक ब्रिटिश मिशनरी होते हैं चंपारण में, जो कि इस पूरे इंटायर एपिसोड को, संपूर्ण घटना को नज़दीक से देखते हैं। उन्हीं का नाम रेवरेंड जेजेड होज है, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे। उन्होंने ऐसा लिखा था कि 50% वाली डिमांड पर गांधी जी जो है वो अटल रहेंगे, ऐसा इनको लग रहा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और प्रायः ऐसा सोचा जा रहा था कि वह कोई रास्ता नहीं देंगे, 50% तो देना ही पड़ेगा रिफंड अमाउंट किसानों को। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी जो प्रतिनिधि होते हैं प्लांटर्स यानी बागान मालिकों के, वह एक 25% की एक्सटेंट यानी सीमा तक ऑफर करते हैं कि हम 25% तक ही इस सीमा तक दे पाएंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और बड़े ही विस्मय की बात है, अमेजमेंट की बात है कि मिस्टर गांधी यानी जो गांधी है वह अपने शब्द वापस ले लेते हैं। किस प्रकार के? ब्रेकिंग द डेडलॉक, ऐसा लग रहा था कि यह 50% से नहीं मानेंगे और यह एक लास्ट डेडलॉक है, यानी अब इससे आगे या पीछे कुछ नहीं होगा, यह अंतिम सीमा है। तो इस प्रकार उनके जो डेडलॉक है वह उसको वापस ले लेते हैं, अपने शब्दों को वापस ले लेते हैं, और इससे सबको विस्मय होता है कि 25% हमने बोला और ये मान गए। दिस सेटलमेंट वाज एडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। और ये जो सेटलमेंट है यानी जो अमाउंट दिया जाना था, इसको अनएनिमसली यानी सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है कमीशन के द्वारा कि हाँ हम सब इसमें स्वीकार है, हम एग्री करते हैं। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। तो गांधी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, समझाया कि जो अमाउंट है वह कम इम्पोर्टेंट है, किसके बजाय? द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड, इस तथ्य से कि जो लैंडलॉर्ड है वह बाध्य हुए हमें जो अमाउंट है जो हमसे लिया गया था उस अमाउंट को कुछ भाग सरेंडर करने के लिए ये बाध्य हुए,
किस चीज़ के साथ में, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपने सम्मान के साथ में इन्होंने हमारे अमाउंट का कुछ पैसा भी हमें वापस किया, इसके लिए बात दी हुए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पैसे की तुलना में। ऐसा वो समझाते हैं कि ये पैसे वैसे मिल गए, ये कम इंपॉर्टेंट है। ये सोचो कि हमने उनको बाध्य कर दिया हमारा पैसा लेने के लिए, और साथ में उनका थोड़ा बहुत सम्मान भी इसमें गया है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Therefore, इसलिए जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों की बात है, उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड, कि जो प्लांटर्स थे, बागान मालिक हुआ करते थे, जो जमींदार थे, वह कैसा बिहेव करते थे? वह एक भगवान की तरह, लॉर्ड की तरह बिहेव करते, बर्ताव करते, जैसे कि वही भगवान होंगे। अबव द लॉ, यानी कानून के ऊपर वही भगवान होंगे, कानून से बढ़कर उनसे व्यवहार करते थे कि जैसे कि कानून के हाथ में तो सब कुछ वही हो गए। नाउ द पीसेंट सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब किसानों ने देखा कि अब उनके पास क्या है, उनके पास राइट्स हैं यानी अधिकार है, एंड डिफेंडर्स यानी रक्षक है। ही लर्न करेज, उन्होंने साहस को सीखा कि साहस आखिर होता क्या है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और जो घटनाएं जो घटित हुई, जो भी घटनाएं अभी सामने आई थी, इन सब ने गांधी जी को सही ठहराया, उनकी स्थिति को सही बताया कि हाँ वो सही थे। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबॉन्डेंट देयर स्टेट्स, और इसी बीच कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर थे यानी जो ब्रिटिश बागान मालिक हुआ करते थे, वह इनकी स्टेट्स यानी जो संपदा थी, जो संपत्ति थी, अबॉन्डेंट यानी उन्होंने उनको छोड़ दिया, जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने। विच रिवर्टेड टू द पीसेंट, जो कि किसानों को वापस कर दी गई, ये जो बटाईदार हुआ करते थे। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो नील की खेती की जो शेयर क्रॉपिंग हुआ करती थी, ये 15% वाली, यह डिसअपियर्ड यानी गायब हो गई, समाप्त हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल आर इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, कंटेंटेड यानी संतुष्ट करना होता है, लार्ज पॉलिटिकल यानी बड़ी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर। तो गांधी ने अपने आप को कभी भी, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, कभी भी उन्होंने बड़े स्तर पर राजनीतिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक समाधान से अपने आप को संतुष्ट नहीं किया, यानी कोई बड़ी पार्टी आकर उनको बोल दे कि चलिए आप हमारे यहाँ शामिल हो जाइए या कुछ आर्थिक मदद की जाए, तो यह सॉल्यूशन उनके लिए नहीं होता था। उनका मतलब यही था कि वो लोगों की मदद करें अपने तरीके से। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, तो उन्होंने देखा कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन है चंपारण विलेज में, वह बहुत अधिक है। मतलब जो चंपारण विलेज है वह सांस्कृतिक रूप से और सोशल रूप से कैसा पिछड़ा हुआ है, ऐसा उन्होंने देखा। अब क्या, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, तो वह इमीडिएटली तुरंत ही इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचरों की गुहार लगाई, यानी अब सामाजिक और सांस्कृतिक बैकवर्डनेस है वो टीचरों के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, तो टीचरों के लिए गुहार लगाई। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो है दो यंग मैन थे, जिन्होंने अभी अभी गांधी को एक शिष्य के रूप में ज्वाइन किया है, मतलब ये अभी अभी ज्वाइन हुए थे गांधी के यहाँ एक अच्छे शिष्य के रूप में। डिसिपल्स का मतलब यही शिष्य होता है। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी वॉलंटियर फॉर द वर्क, कार्य के लिए स्वेच्छा उन्होंने दिखाई, मतलब इन दोनों के साथ साथ उनकी पत्नियों ने भी स्वेच्छा दिखाई इस कार्य के लिए। सेवरल मोर केम फ्राम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, सेवरल मोर यानी कई और आए, कहाँ से आए, बॉम्बे से आए, पूना से आए, और इस भूमि के अलग अलग भाग से दूर दूर से लोग आए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्राम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, तो यहाँ पर देवदास जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, वह भी आश्रम से आए, फ्राम द आश्रम, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और श्रीमती गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, तो प्राइमरी स्कूल जो है, प्राथमिक जो स्कूल्स विद्यालय है वो 6 गाँव में खोले गए। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, तो यहाँ पर कस्तूरबाई ने क्या सिखाया, जो आश्रम में जो रूल थे वहाँ पर पर्सनल यानी व्यक्तिगत जो साफ़ सफाई सिखाई जाती थी, और कम्युनिटी सैनिटेशन का मतलब सामुदायिक स्वच्छता जो सिखाई जाती थी, यानी एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता और एक सामुदायिक स्वच्छता, इन दोनों को जो है आश्रम में सिखाया जाता था। वही काम जो है यहाँ पर कस्तूरबाई के द्वारा किया गया कि आश्रम में जो जो रूल थे पर्सनल क्लीननेस के, यानी व्यक्तिगत रूप से कैसे अपने आप को स्वच्छ रखा जाए, और सामुदायिक रूप से कैसे सैनिटाइजेशन यानी स्वच्छ रखा जाए, यह इन्होंने यहाँ पर सिखाया। हेल्थ कंडीशंस पर माइजरेबल, तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य स्थितियाँ थी वो बहुत ही ख़राब थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स, तो गांधी को ऐसा डॉक्टर मिला जिसने अपनी सेवाएं 6 महीने तक दी। वॉलंटियर यानी स्वेच्छा से कोई सेवा देना, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। तो वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ,
तो ऐसा एक डॉक्टर इनको मिला। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 जो मेडिसिन है दवाइयाँ उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कास्टर ऑयल का मतलब होता है अरंडी का तेल, और क्विनिन का मतलब होता है क्विनिन की एक दवा होती है, और सल्फर ऑइंटमेंट सल्फर का मलहम। तो ये तीनों अवेलेबल थे, अरंडी का तेल, क्विनिन की दवा और सल्फर का मलहम। तो ये तीनों अवेलेबल थे दवाई के रूप में। एनीबडी हु सोल्ड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल। तो जो कोई भी व्यक्ति अपनी जीभ जो कि कोटेड होती थी यानी जिस पर कोई लेप लगा होता था पहले से ही, जो बीमारी की एक निशानी है, वाज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उसको अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कास्टर ऑयल। और यदि कोई व्यक्ति मलेरिया यानी जो मलेरिया का फीवर होता है, उसको बुखार होती है, तो उसको क्विनिन की दवा के साथ में कास्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल भी दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल। और यदि कोई व्यक्ति स्किन इरप्शन यानी स्किन की कोई समस्या से पीड़ित है, त्वचा संबंधी जो फटने जैसी समस्या है उनसे, इरप्शंस यानी फटने, स्किन फटने की समस्या है उससे जूझ रहा है, तो उसको मलहम दिया जाता था, यही सल्फर का ऑइंटमेंट और साथ में कास्टर ऑयल अरंडी का तेल भी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ्स। फिल्थी स्टेट्स यानी गंदी अवस्था। तो गांधी ने यहाँ पर नोटिस किया कि जो महिलाओं के वस्त्र थे वो कैसे थे, वह गंदी अवस्था के थे। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि महिलाओं से इस बारे में बात किया है कि इतने गंदे कपड़े क्यों, आखिर इतने गंदे कपड़े क्यों पहनती है। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड लुक देयर इज़ नो बॉक्स आर कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। तो उनमें से कोई एक महिला जो है वो कस्तूरबाई को उनकी हट यानी झोपड़ी में लेकर जाती है और कहती है, लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स, यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है, आर कपबोर्ड यानी ऐसा कोई कबर्ड नहीं है कि इसमें हमारे कपड़े रख सकते, कोई बॉक्स नहीं है यहाँ पर कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। और जो साड़ी मैंने अभी पहनी हुई है वो एकमात्र है मेरे पास, इसके अलावा कोई साड़ी भी नहीं है। तो पहली बात तो कि साड़ी भी एक ही थी, तो रखे कहाँ पर उसको, और यदि एक से ज़्यादा होगी तो उसके लिए रखने की जगह नहीं थी। तो ये परेशानी जो है कस्तूरबाई को एक महिला ने बताई। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण। तो चंपारण में लंबे समय तक रुकने के दौरान गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो गांधी ने आश्रम पर लंबी दूरी से यानी यहीं से चंपारण से अपने आश्रम पर निगरानी रखी। केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी रखी क्या, लॉन्ग डिस्टेंस वॉच यानी लंबी दूरी से निगरानी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। उन्होंने क्या किए, उन्होंने लगातार रेगुलर रूप से सूचनाएं, जानकारी भेजी, इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिए, किसके थ्रू, मेल के थ्रू, और जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं जिनमें जो पैसे संबंधित जो अकाउंट्स हुआ करते हैं उनके बारे में वो जानकारी लिया करते थे। वंस ही रोड टू द रेसिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फील इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। और एक बार उन्होंने एक रेसिडेंस यानी वहाँ के निवासी को लिखा कि अब टाइम आ गया है, क्या टाइम आ गया है कि जो ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस यानी जो पुराने लेटरिन के गड्ढे हैं उनको क्या किया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। फील इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, और नए खोद दिए जाए। अदरवाइज तो ओल्ड वंस, नहीं तो क्या होगा कि जो पुराने लेटरिन के ट्रेंचेस से गड्ढे हैं वो बदबू मारने लग जाएंगे, स्मेल बेड यानी उनसे बदबू आने लग जाएगी, वो प्रारंभ हो जाएंगे बदबू देना। तो इसलिए नए गड्ढे जो है वो खोल ली जाए। इतनी चिंता थी उनको आश्रम की वहीं से रहकर भी। तो यही सारी जानकारी वो इतनी दूर रहकर भी अपने आश्रम के बारे में रखा करते थे। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। और जो चंपारण की घटना है, एपिसोड है, या ये जो कांड है चंपारण कांड, यह टर्निंग पॉइंट था गांधी की लाइफ पर। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेंड, वह समझाते हैं, गांधी समझाते हैं कि मैंने किया क्या है। वाज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग्स, मैंने जो भी किया वह होती ऑर्डनरी यानी सामान्य सी चीज़ है या सामान्य सी बात है जो मैंने की है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तो इन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया यानी ऐसी घोषणा कर दी थी कि जो ब्रिटिश है वो मेरी कंट्री में रहकर मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, ऐसा इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। तभी तो स्टार्टिंग में कहा था कि कब इनके दिमाग में से विचार आया कि यहाँ पर ब्रिटिश लोगों को जाना चाहिए। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा या फिर ललकार। तो जो चंपारण है वह अवज्ञा या फिर ललकार के कार्य से प्रारंभ नहीं हुआ है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चंपारण की शुरुआत इस तरह से नहीं हुई, जो चंपारण कांड है उसकी बात यहाँ पर, विलेज की बात नहीं है। तो इसकी शुरुआत जो है वो ललकार या अवज्ञा से नहीं हुई है। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेशेंट्स। एलिविएट का मतलब कम करना, डिस्ट्रेस यानी तनाव, लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेशेंट्स यानी बड़ी संख्या में गरीब किसान। तो जो बड़ी संख्या में गरीब किसान हैं
उनके तनाव को कम करने के प्रयास के कारण ही यह विकसित हुआ है। क्या विकसित हुआ है? चंपारण कांड। यह मतलब सविनय अवज्ञा या फिर अवज्ञा ललकार के कारण प्रारंभ नहीं हुआ था। यह गरीब किसानों की मदद करने के लिए, उनका तनाव कम करने के कारण जो है विकसित हुआ था। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी का टिपिकल पैटर्न था जिसको हम ठेठ पैटर्न बोल सकते हैं। यह उनका कार्य करने का तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंडेड विद द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है प्रायोगिक या फिर व्यावसायिक या फिर वास्तविकता आप कह सकते हैं। तो उनकी जो राजनीति या फिर नीति हुआ करती थी वह हमेशा वास्तविकता से या फिर व्यवहारिक रूप से जुड़ी होती थी। इंटरट्वाइंडेड मतलब जुड़ी होना। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और किस वास्तविकता से जुड़ी रहती थी? तो डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, यानी जो लाखों लोग हैं उनकी दिन प्रतिदिन की जो समस्या हैं उनकी व्यवहारिकता के साथ इनकी राजनीति या रणनीति जुड़ी होती थी। हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है अमूर्तता या फिर आप कह सकते हो कल्पना मात्र। तो उनकी वफादारी कल्पना मात्र से नहीं थी। इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग, और जो उनकी वफादारी थी वह जीने में थी, जीने के प्रति उनकी वफादारी थी, और मानव में, ह्यूमन बींग्स, मानव में उनकी वफादारी थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू माउल्ड अ न्यू फेस इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। तो गांधी ने जो कुछ भी किया, एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी ने जो कुछ भी किया, ही ट्राइड टू माउल्ड, उन्होंने क्या करने की कोशिश की? उन्होंने ढालने की कोशिश की, माउल्ड करने की कोशिश की। अ न्यू फ्री इंडियन, एक नया स्वतंत्र भारतीय जो क्या करेगा? हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एंड दस मेक्स इंडिया फ्री, और तभी जो है इंडिया यानी भारत जो फ्री हो सकता है। तो गांधी ने जो कुछ भी किया उसमें उनका मतलब यही था, उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि एक नए भारतीय को बनाए जो कि अपने पैरों पर खड़ा होकर क्या करेगा? भारत को फ्री बनाएगा, इसको स्वतंत्र बनाएगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, तो चंपारण की कार्यवाही के शुरुआत में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट या शांतिवादी, तो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू नाम का एक अंग्रेज जो शांतिवादी था, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, जो कि महात्मा गांधी का क्या था? एक डिवोटेड यानी समर्पित फॉलोअर था, अनुयायी था। केम टू बीड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, तो फिजी आइलैंड पर अपने दौरे पर जाने के दौरान वह गांधी जी को विदाई देने आया था। केम टू बीड गांधी, तो वह गांधी को विदाई देने आया था अपने फिजी आइलैंड पर दौरे पर जाने के पहले। गांधी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, तो गांधी के जो लॉयर थे, वकील दोस्त जो हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रयूज को यहीं पर चंपारण में रहने दिया जाए या फिर रख लिया जाए, एंड हेल्प देम, जो कि इनकी मदद करेगा। यानी उन्होंने सोचा कि एंड्रयू जो कि अंग्रेज पेसिफिस्ट शांतिवादी और अच्छा अनुयायी है गांधी जी का और मानता है गांधी जी को, तो क्यों ना इसको यहीं पर रख लिया जाए, ये मदद करेगा चंपारण में रहकर। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, विलिंग यानी इच्छा या चाह, तो एंड्रयू भी यही चाहता था कि गांधी यदि सहमत होंगे तो मैं भी सहमत हूँ। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड यानी ज़ोरदार खिलाफ होना या फिर ज़ोरदार उसका विरोध करना। तो गांधी ने इस बात का ज़ोरदार विरोध किया था। ही सेड, उन्होंने कहा था, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव अ इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि इस असमान फाइट में, अनइक्वल फाइट यानी असमान जो लड़ाई है, इसमें क्या एक अंग्रेज़ यानी इंग्लिश मैन हमारी साइड रहेगा तो क्या मददगार होगा? क्या तुम ऐसा सोचते हो? ऐसा उन्होंने समझाया। यह गलत है, यह एक असमान लड़ाई है और इसमें किसी भी इंग्लिश मैन या अंग्रेज व्यक्ति का हमारे साइड में होना एक मददगार नहीं होगा, ऐसा उन्होंने समझाया। दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट्स, और यह तुम्हारे दिल की कमजोरी को दिखाता है। द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन यूर सेल्फ टू विन द बैटल। तो जो कारण था वह न्याय संगत था, यानी बात सही थी, और तुम्हें जो है अपने स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए। रिले यानी विश्वास होना, किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर। टू विन द बैटल, यदि तुम्हें युद्ध को जीतना है तो तुम्हें अपने स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ऐसा उन्होंने समझाया। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। तो तुम्हें जो है सीख यानी कोई सहारा नहीं ढूंढना चाहिए मिस्टर एंड्रयूज में, यानी उसकी तरफ कोई सहारे की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज है। फिर भी वह एक अंग्रेजी है तो आप उससे उम्मीद नहीं रख सकते, या कोई सहारा या प्रोप आप उससे नहीं मांग सकते, या वैसी उम्मीद भी रखना चाहिए। ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग को, माइंड को करेक्टली यानी सही तरीके से पढ़ा था, क्योंकि इन सभी वकील दोस्तों ने ही सजेशन दिया था कि
एंड्रयूज़ को रखा जाए। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो गांधी जी ने इस तरीके से हमें सिखाया एक पाठ, किसका? सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का। तो गांधी ने इस तरीके से हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू सेल्फ प्रोपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, और भारतीय स्वतंत्रता और शेयर क्रोपर्स यानी बटाईदारों की मदद करना, वर ऑल बाउंड टुगेदर, यह हम सभी को एक साथ बांधता है। हम सभी को यह एक साथ बांधता है, इसीलिए हम जो है स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता की बात कर सकते हैं यहाँ पर। यह इनको सबको समझ में आता है। सो फ्रेंड्स, लेसन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेसन को हमने बड़ी अच्छे तरीके से समाप्त किया है। आप पार्ट 1 का वीडियो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, साथ में क्वेश्चन आंसर का भी एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में से अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। मिलता हूँ मैं आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।